हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कि कोलबर्ग ने जो मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी यानी कि नैतिक सिद्धांत, नैतिक विकास के जो सिद्धांत दिए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, एक तो सीधा कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो बताइए, और दूसरा पूछ सकता है कि स्टेजेस बताइए जो कोलबर्ग ने दिए थे। ठीक है, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए आंसर एक ही रहेगा। तो जो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो थी प्याजे की थ्योरी। ठीक है, ये जो जितनी भी थ्योरीज हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो भी टीचिंग से रिलेटेड जो भी हमारे पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, जैसे सी टैट है, एच टैट है, रीट है, इन सब में ये क्वेश्चन आते हैं इन्हीं थ्योरीज से रिलेटेड। ठीक है, तो इन थ्योरी को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, ये आपके बहुत आगे काम आएंगे। तो जो कोलबर्ग है ये प्रभावित हुए थे किनसे? प्याजे की थ्योरी से। प्याजे की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उनसे प्रभावित हुए थे ये, और उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी मॉरल डेवलपमेंट की। ठीक है, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ रीजन्स निकाले थे, उन्हीं के बेसिस पर इन्होंने स्टेजेस निकाली कि बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इनकी थ्योरी। थ्योरी को शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं हूँ रितु शर्मा और आप देख रहे हैं क्लासेस विद रितु। तो सबसे पहले हम जिनकी थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में भी जानना उतना ही जरूरी है। तो शुरू करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, इंट्रोडक्शन ही लिखना काफ़ी होगा इतना सा, क्योंकि हमसे जो एग्जामिनर है वो पेपर में ये नहीं पूछेगा कि कोलबर्ग कौन था, वो पूछेंगे कि कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी है वो बताइए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना सही रहता है। ठीक है, Lawrence Kohlberg born in New York City in 25 October 1927। जो कोलबर्ग है उनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 को न्यूयॉर्क में हुआ था, यानी कि यूएस में हुआ था। ठीक है, ही वॉज पर्टिकुलरली वेल नो फॉर हिज थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है इनकी थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी थ्योरी यानी कि जो ये थ्योरी है इसी थ्योरी की वजह से इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, जो इन्होंने कैसे दी है? थ्रू रिसर्च स्टडी, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इन्होंने, फिर जाके ये थ्योरी दी है। ठीक है, और इन्होंने जो ये थ्योरी है इसके 3 लेवल बनाए हैं और तीनों लेवल में 2-2 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, यानी कि ईच लेवल हैज 2 स्टेजेस। तो स्टेज हुई 6 एंड लेवल हुए 3। ठीक है, तो हम इतनी सी बात ये ध्यान रखते हैं। ओके, नेक्स्ट कि हम जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा कि जो कोलबर्ग है इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि मोरल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी कि जो नैतिक विकास है वो होता क्या है। नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है। तो moral development is the process through which children develop proper attitudes and behavior towards other people in society based on social and cultural norms, rules and laws। ठीक है, जब बच्चे को मतलब मोरल डेवलपमेंट होता है कि जब जो बच्चा है उसको सही और गलत का पता चल जाए। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है उसको ये पता चल जाए, पता लगने लग जाए। ठीक है, उसको पता है कि ये चीज़ें कि झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, यानी कि उसको ये सारी चीज़ें पता हो, वो कहलाता है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सा एटीट्यूड सही है, कौन सा बिहेवियर सही है, उसे ये पता चल जाए। इसको हम एक आसान से एग्जाम्पल्स के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसको उसके अंदर इतनी मोरल डेवलपमेंट नहीं होती क्योंकि उसको नहीं पता कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। लेकिन ये जो मोरल डेवलपमेंट है वो बच्चे में धीरे धीरे आनी शुरू होती है। ठीक है, यानी कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसा घर का माहौल होता है, उसको जो जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसके हिसाब से उसको वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द वे वी, यानी कि क्या होता है इसके अंदर कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, ठीक है, उसको राइट और रॉन्ग,
ठीक है, राइट एंड रॉन्ग दोनों में मतलब उसके अंदर धीरे धीरे मेच्योरिटी आने लगती है, वो ग्रो करता है, तो उसको अपने आप पता चल जाता है कि राइट और रॉन्ग यानी कि सही और गलत में क्या फ़र्क है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो दोनों को आसानी से ये अलग अलग कर सकता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, वो आसानी से पता लगा सकता है। एंड और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो लेवल होता है मोरल डेवलपमेंट का वो सेम नहीं रहता एज कंपेयर टू एडल्ट। ठीक है, अडल्ट के लेवल, जो अडल्ट होते हैं कि जो बड़े होते हैं उनका लेवल जो है वो मोरल डेवलपमेंट का ज़्यादा होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि यंग चिल्ड्रंस उनका लेवल कम होता है, दोनों का लेवल सेम नहीं होता। तो ये होता है मोरल डेवलपमेंट। जब बच्चे को ये पता चल जाए कि उसके कल्चर के, उसके सोसाइटी के, उसके क्या मतलब क्या रूल्स हैं, क्या कानूनी कार्रवाई है, मतलब सब कुछ ऐसे मतलब उसको पता चल जाए, अपने कर्तव्य अपने अधिकार धीरे धीरे बच्चे को पता चलते हैं, एकदम से नहीं पता चलते। ठीक है, जैसे जैसे उसके मतलब उसको सिखाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, उसको धीरे धीरे सिखाया जाता है और उसको वो सारी चीज़ें लर्न होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसका मोरल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो कोलबर्ग हैं इन्होंने मोरलिटी को 3 लेवल्स में बांटा है। ठीक है, ये जो 3 लेवल्स हैं प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल के अंदर आते हैं हमारे, हमें जैसे इनको याद करना है तो आप एक वर्ड पकड़ लीजिए कन्वेंशनल। ठीक है, तो इसी वर्ड से है, जो सेकंड स्टेज है वो कन्वेंशनल एंड इससे पहले वाली वो प्री और इसके बाद वाली पोस्ट। ठीक है, जो प्री कन्वेंशनल है इसके अंदर प्राइमरी चिल्ड्रंस आते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल में है वो अडल्ट्स आते हैं, अडल्सेंस आते हैं, और इसके अंदर पोस्ट अडल्सेंस आते हैं। ओके, इन्हीं 3 स्टेजेस को, इन्हीं 3 लेवल्स को 6 स्टेजेस में बांटा गया है। ठीक है, हर एक के जैसे लेवल फर्स्ट है उसके भी 2 स्टेज हैं, सेकंड है उसके भी 2 स्टेज हैं, एंड थर्ड है उसके भी 2 स्टेज हैं, तो ये टोटल है 6 स्टेज। ओके, एंड लेवल्स पूछे जाएं तो वो 3 है एंड स्टेजेस पूछे जाएं तो वो 6 है। सबसे पहली स्टेज आती है इसके अंदर, वो है हमारी प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इसके जो लेवल है हमारा, सॉरी स्टेज नहीं, लेवल, जो पहला लेवल आता है वो है प्री कन्वेंशनल, और स्टेज है इसमें स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, स्टेज वन में क्या होता है कि ये कौन सी स्टेज होती है, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, यानी कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, या फिर एक तरह से मतलब आदेश मान लो वो, या फिर मतलब उनका मतलब ओबे करना मान लो कि हाँ जो वो कह रहे हैं उन चीज़ों को हमें मानना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। ठीक है, इनके इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा काम करता है सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए। ठीक है, एट दिस स्टेज कोलबर्ग से ओबे द रूल्स इन इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज मीन्स टू अवॉइड पनिशमेंट। बच्चे काम करते हैं, ठीक है, इसके अंदर मतलब इतने बड़े बच्चे नहीं आते, इसके अंदर आते हैं 4 to 10 ईयर्स ओल्ड बच्चे। ठीक है, क्योंकि 4 से 10 साल तक के बच्चे वो होते हैं कि हम उन्हें कुछ भी काम दे दें, ठीक है, वो हमारा कहना मानेंगे, लेकिन किस लिए मानेंगे कि हमें ये पनिश ना कर दें, हमें मतलब हमें कोई पनिशमेंट ना दे दे, इसलिए वो हमारी जो बात है वो मानेंगे। जैसे कि एक बच्चा बोलता है कि आई विल कीप क्वाइट, मैं चुप रहूंगा वरना मेरी टीचर मुझे पनिश करेगी। ठीक है, वो ये बोलता है। तो वो क्या कह रहा है कि रूल्स को फॉलो कर रहा है ताकि पनिशमेंट से बचा जाए। ठीक है, इस स्टेज में बच्चे ये करते हैं। सेकंड स्टेज क्या है इसकी, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम स्टेज ऑफ ईगो एंड एक्सचेंज। ओके, तो इस स्टेज में ये कर इस स्टेज में क्या रहता है कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। ठीक है,
ठीक है, व्हाट इन इट फॉर मी। ठीक है, तो जैसे कि बच्चे जो होते हैं, अगर उनसे कोई दुकान से सामान मंगवा लिया जाए, या फिर एक गिलास पानी भी मंगवा लिया जाए, या फिर कोई दरवाजे पे आया है तो वो दरवाजा खोलने के लिए बोला जाए, कोई भी काम लगा लो, ठीक है, क्योंकि ना ज़्यादा बड़े होते हैं बच्चे, ना ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इस स्टेज में अक्सर बच्चों को ये रहता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। हाँ, इस स्टेज में बच्चे को लगभग यही रहता है कि वाई शुड आई डू दिस, कि मैं ये काम क्यों करूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा। ठीक है, और इस स्टेज को टिट फॉर टैट भी कहा जाता है। टिट फॉर टैट, ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है टैट वाले, उसके अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि टिट फॉर टैट वाली जो स्टेज है वो कौन से लेवल में आती है। टिट फॉर टैट, अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें तो वो रहेगा कि जैसे स्कूल में अक्सर हमने देखा है कि दो बच्चे अगर आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो टीचर हमेशा ये पूछते हैं कि तुम क्यों लड़ रहे हो, तो वो पहले वाला बोलता है कि मैम इसने मेरी कॉपी फाड़ दी, ठीक है, इसलिए मैंने इसकी कॉपी फाड़ दी। तो यानी कि टिट फॉर टैट, की तुमने मेरे साथ ऐसे किया तो मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसे ही किया। ठीक है, इसको टिट फॉर टैट, यानी कि ये वाली जो स्टेज है वो बच्चे में इसी दौरान रहती है कि जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। ठीक है, और साथ ही ये भी रहता है कि अगर उन्हें कोई काम बता दिया जाए तो वो बदले में कुछ चाहेंगे कि मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये है इसकी दो स्टेज। एंड नेक्स्ट है लेवल सेकंड। लेवल सेकंड है हमारा कन्वेंशनल। ठीक है, इसके अंदर आती हैं स्टेज थर्ड एंड स्टेज फोर्थ। ठीक है, जो दो स्टेज है वो पहले हो गई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड अब है थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड स्टेज है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यानी कि बच्चे को प्रशंसा चाहिए, ठीक है, यानी कि उसको गुड बॉय गुड गर्ल बनना है। ठीक है, इसको ये वाली स्टेज भी बन सकते हैं, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, इसको ये बोल सकते हैं। फिर स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन, यानी कि प्रशंसा की अवस्था। ठीक है, यानी कि बच्चा यहाँ पे काम करता है क्योंकि दूसरे लोग उसको अच्छा बताएंगे इसलिए काम करता है। जैसे कि वो होमवर्क कंप्लीट करता है, तो बच्चा क्यों होमवर्क कंप्लीट करता है, ताकि टीचर है, पेरेंट्स है, बाकी सबकी नज़र में अच्छे बने। ठीक है, टीचर उन्हें शाबाशी दे। ठीक है, और पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो तो मतलब उसकी शिकायत ना लगाए, उसको उसके पेरेंट्स के सामने अच्छा बताया जाए, इसलिए वो काम करता है। ठीक है, ये यानी कि ये वाली जो स्टेज है इसमें बच्चे को जो सामाजिक प्रशंसा है और निंदा है, यानी कि जो समाज में जो एक सोसाइटी में जो उसकी मतलब वैल्यूज हो रही हैं उसके बारे में उसको पता चल जाता है। उसकी वैल्यूज मतलब उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो उसको धीरे धीरे पता चलने लग जाती है, इसलिए वो सारा काम अपना करता है। हम उसको जो भी काम बोलते हैं वो करता है, वो एक गुड पर्सन बनने की कोशिश करता है इस वाली स्टेज में। ठीक है, ताकि सबकी नज़र उसी पे रहे, वो एक गुड गर्ल या गुड बॉय बन जाए। ठीक है, एंड फोर्थ है इसमें लॉ एंड ऑर्डर एंड रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। इनके इस स्टेज में क्या होता है कि रूल्स आर रूल्स। ठीक है, कि ये वो वाली स्टेज होती है कि जो रूल है वो रूल है ही। इनके स्टेज में बच्चा कोई भी अच्छा कार्य इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो ये मानता है कि ये मेरा कर्तव्य है। बच्चे का मानना होता है कि सामाजिक नियम जो भी है, जो भी सोसाइटी के जो नियम है वो करना, मतलब मतलब उनके विरुद्ध हर कार्य अनैतिक ही होगा। अनैतिक मतलब कि वो हमारी मतलब हमारी मोरलिटी के खिलाफ होगा, यानी कि वो इन सारी चीज़ों को अपनी एक ड्यूटी मानता है। एंड रिस्पेक्ट अथॉरिटीज करता है, यानी कि सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को वो बहुत मानता है। जैसे कि अगर स्कूल के हिसाब से हम इसका एग्जांपल लें, जैसे कि कोई भी टीचर है वो मतलब क्लास में से मॉनिटर्स को चुनती है। ठीक है, तो मॉनिटर जब भी मतलब वो जो टीचर उसको कह के जाते हैं कि भाई हाँ जो भी बच्चा बोले उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दो,
तो वो लिखता ही है, ठीक है। एक प्रॉपर वे होना चाहिए। जैसे कि मॉनिटर को बोला जाता है कि अगर किसी की ड्रेस कंप्लीट नहीं है, इनकी सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, टाई, बेल्ट, शूज, सॉक्स, ठीक है, और मतलब एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म होनी चाहिए स्कूल की, नहीं तो फाइन लगेगा। तो ये सारी चीज़ें वो इस स्टेज में क्या करता है कि रूल्स आर रूल्स, कि जो रूल हैं वो है ही, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा आसान रहेगा इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है, इस एग्जाम्पल से, क्योंकि जो स्कूल टाइम है वही याद रहता है, कि बच्चे जो मतलब जो टीचर कह के गए हैं वही करना है, ठीक है। यानी कि इस स्टेज में बच्चे को अपनी जो ड्यूटीज हैं उनका पता चल जाता है, और वो उसको मतलब वो ये समझता है कि ये सारे मेरे कर्तव्य हैं और इनके विरुद्ध मैं नहीं जा सकता, वो मेरी मोरल ड्यूटी नहीं होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारी एंड लास्ट जो लेवल है वो है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल है, इसमें आती है स्टेज 5th एंड स्टेज 6th, ठीक है। स्टेज 5th है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, यानी कि सामाजिक समझौते की अवस्था, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। कि जो रूल्स हैं कि इस स्टेज में अब जो बच्चा है वो ये समझने लगेगा कि रूल्स हैं वो इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के लिए ही बनाई गई हैं, ठीक है। इसको चेंज किया भी जा सकता है, यानी कि किया जा सकता है या फिर करना चाहिए, क्योंकि वो भले के लिए बनाए गए हैं। और अगर एक मतलब ह्यूमैनिटी के एक बहुत बड़े सेक्शन को अगर किसी का भला नहीं हो रहा है तो इन्हें चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटी की जरूरत नीड्स के लिए बनाए गए हैं। यानी कि ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो एक इंडिविजुअल्स के लिए ही बनाए गए हैं, उनको हम अपनी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर किसी बहुत बड़े एक सर्कल को, एक बहुत बड़ी यूनिटी को अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो उनके लिए हम चेंज कर सकते हैं, एक दो के लिए चेंज नहीं कर सकते, उसको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, ठीक है। एंड लास्ट है यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। इस स्टेज पर बहुत ही कम चांस होते हैं कि बच्चा यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन बहुत मतलब अगर कोई पहुँचता है तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कि जो हमारे मतलब फ्रीडम वाले थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, मीन्स की, ठीक है, मतलब अपनी जो पहुंच है उससे ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। इस स्टेज में जो रिस्पेक्ट की जाती है, ह्यूमन लाइफ की रिस्पेक्ट की जाती है, नॉन वायलेंस है, इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिजिनिटी को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि अपने दिमाग से सोचते हैं और जो उसे सही लगता है वही करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो क्रांतिकारी थे उन्हें हम ले सकते हैं इस एग्जाम्पल में, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर भी सोचना, ठीक है। यहाँ तक बहुत ही कम बच्चे जाते हैं। जैसे हमारे जो आज़ादी वाले थे, जैसे महात्मा गांधी, नेहरू, ठीक है, मतलब ये जो है मतलब जो आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, उनकी तरफ लड़ते भी हैं, वो सब यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। यानी कि बोलते सब हैं, सबको पता होता है कि हाँ ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए या फिर ये सुधार होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आवाज़ बहुत कम उठाते हैं। तो ये वो वाली स्टेज है, ओके। तो यहाँ से ये स्टेज कंप्लीट होती हैं हमारी, ठीक है। एंड इसको एक हम आसान तरीके से समझ सकते हैं, वो मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। एक मतलब इसको आप नोट्स टाइप कह लो कि हाँ ये नोट्स का काम करेगा आपका। जैसे कि पहले है प्री कन्वेंशनल लेवल एंड इसके 2 पार्ट हैं, वो क्या कहते हैं ये है, ठीक है। एंड सेकंड कन्वेंशनल लेवल, इसके 2 पार्ट, एंड पोस्ट कन्वेंशनल, इसके 2 पार्ट, ओके। तो ये बस ऐसे मतलब आपको एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आसानी रहेगी याद करने में, और नोट्स का नोट्स तैयार हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ ये जो लेवल्स हैं ये किसके हैं, और मतलब आसान रहेगा आपके लिए याद करने के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक यू।